चलो तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन आज चालू कर रहे हैं। ये 2D का पार्ट है। बस एक ही बता ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में अलग-अलग फॉर्मूले हैं, कोई सीखना। अरे तू करना वही आएगा तो बता दूंगा ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। सर इसकी अलग से बुक बनाएं, यहाँ पे वही इसी बुक में लिखो। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? 2D। अगर मैं 2D को बोलूंगा तो 2D क्या 1D प्लस 1D होता है। 2D इज व्हाट 1D प्लस 1D। ये तो 2D होता है। तो अब इसमें हम दो वन डायमेंशनल मोशन को एक साथ पढ़ते हैं। अगर याद होगा तो हमने मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन में बताया था कि टू डायमेंशनल मोशन क्या चीज होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एंड वाई बोथ या एनी टू एक्सिस साइमल्टेनियसली, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ एक्स और वाई में साथ साथ मूव करेगा। प्रोजेक्टाइल में कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग लेते हैं तो प्रोजेक्टाइल को हम तीन पार्ट में ब्रेक करके पढ़ते हैं। पहली चीज, और वो तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को ही इन जनरल हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट या 2D। क्या बोलते हैं? दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और लास्ट होता है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो जो ये पहला वाला पार्ट देख रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें क्या होता है? मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से h हाइट ऊपर जाओ, आप यहां खड़े हो, यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली थ्रो करो। मतलब अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट। हॉरिजॉन्टल फेंको एक हाइट से, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स हुआ और ये वाई। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकूं, ना तो हॉरिजॉन्टल ना तो वर्टिकल, बल्कि किसी एंगल पे, नाउ ये मैं यहां से भी फेंक सकता हूं, रेफरेंस पॉइंट मतलब ग्राउंड से भी फेंक सकता हूं, या मैं किसी हाइट पे मान लो यहां चला गया, ऐसे फेंकता मैं थीटा एंगल पे, तो भी ये क्या कहलाएगा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों जगह काम करता है, या तो ग्राउंड से फेंको या फिर हाइट से। तो मैं ग्राउंड कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन आप हाइट से भी फेंक सकते हो, मैं क्वेश्चन के थ्रू वो करवा दूंगा। तो इसमें क्या होता है? If an object is thrown at an angle theta with horizontal या फिर तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और थर्ड पार्ट है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, हालांकि इतना ज्यादा इस पे पूछते नहीं है, लेकिन तब भी जानते रहो कि ऐसे मान लो कोई प्लेन है जो ऑलरेडी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्या है? जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे रैंप जानते हो ना,
ये रैंप पे ऑलरेडी बना हुआ है और तुम रैंप पे खड़े हो। इस रैंप पे खड़े होकर के अगर मैंने या इसको थीटा मतलब कि बार बार थीटा मैंने इसको दिखाया प्रोजेक्शन को, तो मैं इसको थीटा ना लेकर के अल्फा मान लेता हूं और मैं ऐसे u वेलोसिटी से फेंकूं एट एन एंगल थीटा। अब देख पा रहे हो इसमें क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है, इसमें इंक्लाइंड के साथ थीटा बनाया हुआ है। आएगा प्रोजेक्शन जो होगा, ये प्रोजेक्शन किसके साथ बना रहा है, इंक्लाइंड प्लेन के साथ में, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब जो प्रोजेक्शन होगा वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ होना चाहिए। हमारे लेक्चर का जो फ्लो होगा, फर्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इन जनरल प्रोजेक्टाइल इसी को बोलते हैं। 99.99% क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही होते हैं। बहुत कम क्वेश्चन आपको इंक्लाइंड प्लेन पे मिलेंगे और हॉरिजॉन्टल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कम क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। अभी हम इसका पहला पार्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन चालू करेंगे। नोट करो इसको। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हम चालू करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन था। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो अभी हमने देखा क्या करना होगा, हमें ग्राउंड से किसी एक हाइट पर जाना है। कोई सी भी एक हाइट ले सकते हो। मैंने h हाइट ले ली। h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे u वेलोसिटी से फेंका। सबसे पहला सवाल मेरे मन में क्या आना चाहिए कि गिरेगा कैसे, ऐसे इसका पाथ कैसा होगा। अब प्रैक्टिकली तो आपको पता है ऐसे कर्व जाके गिरेगा, क्योंकि तुम बहुत चीज को ऐसे फेंके हो, ऐसे गिर जाता है। अब तुम्हें बताना है मैथमेटिकली कि ये कर्व ऐसा ही होगा। उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे यहाँ पे। उसका इक्वेशन फाइंड करके कौन सा कर्व बना रहा है। y is directly proportional to x हाँ, square। अब कैसे आएगा वो अपने को देखना है। एक बात बताओ, इसको बताने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करें। देखो मैं तुम्हें ना सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। इसका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख देता हूं। मैं तुम्हें एकदम आसान मेथड बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए जो तुम जितना पहले जानते हो 1D में उसको ही उसी नॉलेज को यूज करके तुम आगे बढ़ सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है जो भी पाथ तुम फॉलो कर रहे हो, x और y में यहाँ चल रहे होगे तुम, क्योंकि ये x एक्सिस है, वर्टिकल y एक्सिस है, तो x और y में क्या रिलेशन है। मतलब x में अगर 1 मीटर चला है तो y में कितना चलेगा। x और y में क्या रिलेशन है वो कौन बताता है तुम्हें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और यहाँ से हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है। मतलब प्रोजेक्टाइल बनाएगा, मतलब उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या सर्कल होगा या एलिप्स होगा, कौन सा पाथ होगा वो कौन डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, वो उसके इक्वेशन के, उसकी इक्वेशन पर। ग्राफ पढ़ाना, हमने ग्राफ बनाना सीखा था ना, वो इसी पर डिपेंड करता है। ट्रेजेक्टरी मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ। तो अब ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए कभी भी कोई भी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहला वाला पॉइंट है कि एक टेबल बनाओ। ऐसे एक साइड लिख दो हॉरिजॉन्टल, एक साइड लिख दो वर्टिकल। इसका मतलब ये है भाई, प्रोजेक्टाइल हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये है क्या, 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D है। 2D मतलब 1D प्लस 1D। तो एक 1D किधर बनना होगा, हॉरिजॉन्टल में, और एक 1D किधर बनना होगा, वर्टिकल में। मैं हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व करूंगा यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी पढ़ चुके हो,
और वर्टिकल को अलग सॉल्व करूंगा यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप पढ़ चुके हो। उन दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाएंगे जो क्या बनेगा, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन सारे ऐसे ही बनेंगे। अब यहां देखो हॉरिजॉन्टल में u कितना है इसके पास, u, वर्टिकल में u कितना है भाई। इस u का क्या इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा नहीं। इधर तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, मतलब वर्टिकल में इसके पास वेलोसिटी है ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। सही बात है क्या? अच्छा, एक बार मैंने ऐसे छोड़ दिया तो क्या छोड़ने के बाद मैं इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दे रहा हूं क्या? मैं थोड़ी दे रहा हूं, मैंने ऐसे फेंक दिया। हाँ थोड़ी कैसे फेंक के हवा में उसकी वजह के धक्का मार रहा हूं, नहीं मार रहा हूं धक्का उसको पीछे पीछे। इसका मतलब ये है कि वंस यू रिलीज द बॉल इट इज फ्री नाउ। सही बात है ना? अगर वो फ्री हो गया मतलब इधर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। लेकिन इस पूरे पार्ट में क्या ग्रेविटी काम कर रहा होगा? और ग्रेविटी कितना होगा? और माइनस जी, क्योंकि नीचे आ रहा है। हाँ, हम सब एक चीज जानते हैं बच्चों, याद करो मैंने तुम्हें बता रखा है वेलोसिटी जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाना चाहती है। कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो हमेशा चाहता है कि मैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को अचीव कर लूं। क्या चाहता है वो? किसको अचीव कर लूं? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करना है मतलब वो नीचे आना चाह रहा होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी सडन ऐसे नीचे नहीं आने देगी, वो उसको कहीं घुमा के अंत में नीचे लाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कहीं चल के आ रहा होगा। चलते चलते मान लो किसी टाइम t में वो डिस्टेंस चल लिया हॉरिजॉन्टल में x, कितना चल लिया? x, और y में कितना चल लिया? इसी टाइम t में मान लो डिस्टेंस y में चल लिया -y। मैंने -y क्यों लिखा है? नीचे आ रहा है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम इसको y भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं पता ऊपर आ रहा है कि नीचे जा रहा है। हालांकि लॉजिक कहता है कि अगर g नीचे लग रहा है तो वेलोसिटी चाहेगी g की डायरेक्शन को अचीव करना, तो कहीं ना कहीं वो नीचे जा रहा होगा, तो इससे नीचे ही आएगा। तो -y लगा सकते थे, लेकिन अगर नहीं लगाने का मन है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है? द रिलेशन बिटवीन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। मतलब इस केस में ये रिलेशन कौन होगा? ये रिलेशन होगा यहाँ पर x और y में। तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। जरा मुझे बताओ x कितना हो जाएगा? देखो u वेलोसिटी से चल रहा है, एक्सेलरेशन तो 0 है, टाइम है t, डिस्टेंस चला x, तो क्या यहां से मैं हॉरिजॉन्टल के along horizontal can I write x is equal to u into t? क्यों लिखा मैंने ये चीज? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, a 0 होता है तो ये s is equal to x क्यों वहां पर जाएगा? अरे किसी टाइम t के बाद मैंने मान लिया वो ऐसे आगे गया होगा तो यहाँ से x आगे चलेगा तो ना। हाँ, तो along वर्टिकल अगर बात करी जाए तो इसमें तो a भी दिया है, तो क्या यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और s कितना माना मैंने टाइम t के बाद? 1, u तो 0 है, t प्लस हाफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर, या इसको आगे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिलेशन बिटवीन पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? x और y वाला। तो मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, x और y में रिलेशन चाहिए। x मेरे पास ut है, y x मतलब टाइम का रिलेशन x के साथ दिया हुआ है,
y भी टाइम के साथ दिया हुआ है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से t की वैल्यू में x बाई यू लिख लूं। देयरफॉर ये जो y है क्या ये लिखा जाएगा हाफ माइनस हाफ g t की जगह x बाई यू को इस पे, क्या y लिखा गया माइनस हाफ g बाई यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, y और x में रिलेशन आ गया। g कैसा है, g कैसा है, कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। क्या y जो है ये माइनस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब है ये क्लोज्ड पैराबोला बनाएगा। कैसा पाथ बनाएगा, और ये जो क्लोज्ड पैराबोला है यही तो आपने पहले भी पढ़ा है ना कि आप लॉजिक से भी तो यही बोल रहे थे ऐसे जाके गिरेगा। क्लोज्ड पैराबोला मतलब ढक्कन बनाएगा, बन गया ढक्कन का आधा पार्ट। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी। ये y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। क्या याद रहेगा, पक्का, कोई डाउट? अगर यहाँ हाँ अगर a 0 नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है ना। भाई तो रहने देना। ठीक है, तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 चीजें पढ़ी थी ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक और प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन। इंट्रोडक्शन हुआ था उसका। आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कुछ किया भी था ना, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कर दिया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हो गया था y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अरे किया था, नशे में हो। हाँ वो दिखाना था पाथ की, अगर मैंने किसी हाइट से थ्रो किया है तो ऑब्जेक्ट जाएगा कैसे, ठीक है। अब इस पे दूसरा जो पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर of object in time t, मतलब t टाइम के फंक्शन में पोजीशन वेक्टर लिखना है और वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। कैसे लिखेंगे पोजीशन और वेलोसिटी, ध्यान से देखो। मान लो ये x है और ये y। मैंने इस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे भेजा है u वेलोसिटी से। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था ये क्या होगा, अभी किस तरह का पाथ बनाएगा, ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा। मतलब इसका जो पाथ होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ कुछ बातें जो बच्चों को बताई जाती हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे नहीं हो तब भी। अगर ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, तो ये जो u दिखा रहा है क्या ये टेंजेंट है इस पाथ पर। तो मतलब जो भी कर्व बन रहा है, कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दोगे तो क्या डायरेक्शन और वेलोसिटी मिल जाएगी अपने को। अब जैसे मान लो मैं पूछूं इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, तो यहाँ टेंजेंट बनाओगे ऐसे, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी की। समझ में आया? अच्छा, अब थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान चाहिए अपने को। ये पार्टिकल यहाँ से चल रहा है और मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही तो ओरिजिन होता है। यहाँ t0 पर पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, t0 पर पार्टिकल यहाँ है। लेट से ये वाला पॉइंट क्या है, a। ये आगे चलता आया चलता आया चलता आया, किसी टाइम के बाद ये हाइट टोटल कितनी थी, टोटल हाइट थी h। किसी टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया।
टाइम t इज इक्वल टू t पर ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अच्छा चला था तो इसका कोऑर्डिनेट कितना था 0,h। कोऑर्डिनेट कितना है इसका 0,h। जब यहाँ पहुंचा होगा मतलब देखो चल रहा है तो डायरेक्टली y कोऑर्डिनेट से ही चलना चालू किया ना, x में तो आगे पीछे है नहीं तो x कोऑर्डिनेट 0 था इनिशियली। जब t टाइम के बाद यहाँ पहुंचा है तो क्या ये पार्टिकल इतना x भी चल लिया है? क्या इस पार्टिकल के बाद पास अभी x कोऑर्डिनेट भी आ गया और ऊपर से इतना डिस्टेंस चल चुका है? क्या इसको मैं y बोल दूं? तो इस अब तुमने अगर वेक्टर की तुम्हें बातें याद होंगी, तुम्हें पता होगा कि कभी भी पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, रेफरेंस पॉइंट जो हमारा ओरिजिन होता है वहां से गिवन पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ज्वाइन कर दो। सही है? अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया है तो अगर मैं O से B को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या ये अपना पोजीशन वेक्टर बन जाएगा? क्या ये पोजीशन वेक्टर है? बोलो। तो इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? पोजीशन वेक्टर R वेक्टर होता है x i कैप प्लस y j कैप, पता है ना? अगर k कैप होता तो प्लस z k कैप, है ही नहीं k कैप अभी, तो x i कैप प्लस y j कैप। अच्छा इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? जरा बताओ मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्या x में चल चुका है x, y में कितना चला है? क्या y वाला कोऑर्डिनेट अपनी ये वाली लाइन है? तो ये लाइन कितनी है? क्या ये h माइनस y है? टोटल h था, ऊपर से y चल लिया तो बचा कितना? h माइनस y। तो इस क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट तो x ही है और y कोऑर्डिनेट कितना है? h माइनस y। देयरफॉर जो r वेक्टर लिखा जाएगा क्या वो ऐसे लिखेंगे x i कैप प्लस h माइनस y j कैप, यही लिखा जाएगा x i कैप प्लस h माइनस y j कैप। ये किसके टर्म में आंसर है? तो x और y के साथ में r की वैल्यू आ रही है। हमारी हेडिंग क्या है? पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t। मतलब टाइम का फंक्शन चाहिए कि पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम। क्या चाहिए अपने को? पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम। तो टाइम के साथ अगर पोजीशन का चेंज हम देखते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है h माइनस y, तो यार अगर मैं x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं टाइम के साथ में, यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा आंसर आ जाएगा। x और y की वैल्यू टाइम के साथ निकाल के यहां रख दोगे तो टाइम का फंक्शन बन गया ना। तो x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? क्या तरीका है x और y कैलकुलेट करने का? अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि प्रोजेक्टाइल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है एक टेबल बनाओ, टेबल के एक साइड लिखो हॉरिजॉन्टल और दूसरी साइड क्या लिखोगे? वर्टिकल। सारे कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांट लो। इनिशियल वेलोसिटी u किस डायरेक्शन में है? टोटल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ओके। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो एक बार ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया मैंने, फिर मैंने कोई वेलोसिटी उसके ऊपर नहीं दी। अब वो चल रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस। तो हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी तो काम कर नहीं रही है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल में a की वैल्यू 0 है, वर्टिकल में इस a की वैल्यू हो जाएगी -g। क्या होगी ये वैल्यू? -g। अच्छा, किसी टाइम t के बाद कितना चल लिया है वो s में? हॉरिजॉन्टल में कितना चल लिया है? x चल लिया, और वर्टिकल में कितना चल लिया है वो?
h माइनस वर्टिकल में टॉप से चलना चालू किया t0 पर तो यहाँ था h माइनस वाई नहीं है, वो माइनस वाई है। माइनस वाई अरे भाई टॉप मोस्ट पॉइंट से चल रहा है, नीचे आ रहा है माइनस वाई माइनस वाई, नीचे की डायरेक्शन को माइनस में लेते हैं। अब मुझे x और y फाइंड करना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा इसी टेबल को देख करके कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं, डिस्टेंस चाहिए अपने को टाइम t में, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a 0 है तो मैं डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होने वाला है, स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस आएगा क्या वो लिखा गया u इनटू t। कौन सा फार्मूला लगा दिया मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब y भी ऐसे निकालना पड़ेगा अपने को। y निकालने के लिए वर्टिकल में जाना पड़ेगा। वर्टिकल में जरा देखो तो u 0 है, a की वैल्यू भी दी है, टाइम भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। तो क्या y निकालने के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि मुझे h चाहिए, u पता है, t पता है और a पता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगा रहा हूं ना मैं। तो s की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई, u है 0, t माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस ने माइनस को मार दिया, y की वैल्यू आ गई हाफ gt। क्या x और y तुम्हें दोनों मिल गए, x और y दोनों मिल गए ना। जैसे ही x और y मिले, इक्वेशन 1 में जाओ तो r वेक्टर जो है ये जो r वेक्टर है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं ut i कैप प्लस h माइनस हाफ gt स्क्वायर, y की वैल्यू j क्या है। क्या ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। तो टाइम t के साथ पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ये फार्मूला होता है। अब मैंने सुनना, अभी पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस पॉइंट कहां लिया है। मैंने जो रेफरेंस पॉइंट प्लेन कार्टेशियन सिस्टम में होता है कि ओरिजिन को ही 0,0 बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x और y, उसको लेकर सॉल्व किया। अगर कोई बोलता नहीं मेरे लिए, तो ये ओरिजिन हो जाएगा, जहां से पॉइंट की प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है मेरा, वो मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही ओरिजिन हो जाएगा। तब क्या लिखता मैं, अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को देखता तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, इधर तो x ही चल रहा होता, वर्टिकल में कितना चलता, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान रहे हो मतलब नीचे की तरफ चल के आ रहे हो, इसका कोऑर्डिनेट चेंज होता, ये बनता x माइनस वाई। क्या लिखता मैं, x माइनस वाई। भाई इतना मैथ आना चाहिए, इस पॉइंट से नीचे गिरा तो कितना नीचे आया, ये y आया ना इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x माइनस वाई। अब y की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता, यही आएगा हाफ gt स्क्वायर, x भी यही रहेगा। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन सिस्टम मान लूं तो ये बनेगा uti कैप माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप, मतलब h हट जाएगा। तब तो h का कोई काम ही नहीं है ना, अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लूं। बट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानना हमेशा सही नहीं है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि टेक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, तभी हम उसको मान सकते हैं। अदरवाइज तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरल कार्टेशियन सिस्टम में जहां से h हाइट ऊपर गया है, इस पॉइंट से तो h हाइट ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट को ही ओरिजिन मानते हैं। समझ आया? सर तो ये जो इक्वेशन मिला है स्टैंडर्ड इक्वेशन। हाँ, और कुछ इक्वेशन फिर बता रहा हूँ, इक्वेशन याद मत रखना, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट यहाँ से यहाँ बदल दिया, क्या चेंज हो जाएगा उसमें, x और y की वैल्यू नहीं चेंज होगी,
चेंज क्या होने वाला है उसमें, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मेरी मर्जी, मैं यहाँ ना मान के मैं h1 हाइट पे जाके यहाँ लेता ओरिजिन, समझना ध्यान से। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानता हूँ, मान लो ये वाली हाइट है h1, कितनी हाइट पे h1, तो ये डिस्टेंस अभी ये कितना बचता है, ये वाला पॉइंट, इसको अगर मैं 0,0 बोल दूं तो जरा मुझे बताओ, अगर ये ओरिजिन बन गया 0,0 तो ये अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया, इस पॉइंट का ये वाला कोऑर्डिनेट तो x ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना ऊपर है ये, तो यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस बनता है, अगर ये h1 हो गया तो ये पूरा h था, तो ये कितना बनता है h माइनस h1, और उसमें से कितना नीचे है वो y, तो क्या बनता है यहाँ कोऑर्डिनेट h माइनस h1 माइनस y, तो x और y की वैल्यू वही रहेगी। इस फार्मूले में जो पोजीशन वेक्टर में x i कैप प्लस y j कैप है, उसमें वर्टिकल कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट तुम्हारा पोजीशन वेक्टर भी चेंज होता रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि मैंने कोऑर्डिनेट कहाँ माना है। और कोई डाउट? कोऑर्डिनेट का जो चेंज है वो ओरिजिन के पॉइंट से ही होता है ना? हाँ, और कुछ पूछ लो तो पूछ लो, बस सब क्लियर है? हाँ बोलो। ये लास्ट क्लास का जो नोट था उसमें मैंने y को -1.2 हाँ हमने भी वही लिखा था, क्योंकि क्योंकि उसमें y को हमने पॉजिटिव लिया था प्रोजेक्टाइल बनाने को, कि ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन कैसा होगा, y प्लस में लिया था, हमें पता ही नहीं था कि पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो वो बताने के लिए वो नीचे ही जा रहा है। हमने पोजीशन वेक्टर सीखा ना अभी। अब पोजीशन वेक्टर के बाद दूसरा पॉइंट इसमें हम करेंगे वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालते हैं, कि किसी टाइम t के बाद उसकी क्या वेलोसिटी होने वाली है। वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो वही वाला डायग्राम फिर से बनाते हैं कि ये x हो गया और ये y, एक पार्टिकल को यहां से फेंक रहा हूं फिर से मैं h हाइट से इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से t0। तो जब यहां से इस पार्टिकल को मैंने फेंका है, एक बात बताओ, इसका पाथ कैसा होगा, क्या ऐसा? अभी तो सीख लिया ना, इसका पाथ तो ऐसा ही होगा, बोलो हाँ। इसी टाइम t के बाद ये यहाँ पहुंच गया होगा। बच्चों जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा है, ए बातें नहीं, तो तुम्हारा नाम ले लूंगा वीडियो में और आ जाओगे तुम, और पापा को भेज दूंगा तुम्हारे। टी टाइम के बाद इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे टेंजेंट बना दो, क्या ये वेलोसिटी आ गई? टेंजेंट एट एनी कर्व्ड पाथ गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सही बात है ना? तो ये होगी। और अब इसके दो कंपोनेंट ले सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्शन तो पता नहीं कौन सा है, डिफाइंड कौन सा है, कंपोनेंट लेना आता है ना। ओरिजिन ढूंढेंगे, वहां से एक दो परपेंडिकुलर वेक्टर बनाओ, एक पॉजिटिव x पे हो और दूसरा किधर हो, जरूरी नहीं है पॉजिटिव x नेगेटिव y, तो इस क्वेश्चन के लिए है। कंपोनेंट लेने का दो पॉइंट याद रखो, अगर मैं किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट ले रहा हूं तो वो इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन से ही ले सकते हैं वेक्टर के, और दूसरा उस, मान लो जैसे ये वाला वेक्टर ऐसे बना है, मैं बोलूं इसका कंपोनेंट लो, तो मैं ढूंढूंगा ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से। यहाँ पे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स बनाओ, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होने चाहिए, और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होने चाहिए वो वेक्टर्स, और ओरिजिनल वेक्टर उनके बीच में आ जाए। तो अगर मुझे दो कंपोनेंट चाहिए, मैंने एक इधर ले लिया और एक इधर ले लिया, दो कंपोनेंट हो गए। क्या कह रहा है, इनिशियल पॉइंट चाहिए, क्या इनिशियल पॉइंट से भी लिया हमने वेक्टर, दो परपेंडिकुलर चाहिए था, क्या हमने दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर लिया, लेकिन थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं किया, ओरिजिनल वेक्टर इनके बीच में नहीं आया। अगर ओरिजिनल इनके बीच में नहीं आया तो ये दोनों कंपोनेंट नहीं हो सकते। तो ओरिजिनल वेक्टर को बीच में लाने के लिए ये वाला 90 बनाना पड़ेगा। देखो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर भी है, ओरिजिनल इनके बीच में भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब
यही चीज तो यहाँ भी किया ना कि ये हमारा v ऐसा था, इसका कंपोनेंट लेना है, तो इनिशियल पॉइंट तो ये रहा, एक कंपोनेंट में इधर ले लिया, दूसरा किधर लूं, दो कंडीशन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और ये बीच में भी आना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब ऐसे बनाओ। समझा? तो ये v के दो कंपोनेंट बनाए गए, इन दोनों कंपोनेंट को देखो तो इसको मैंने बोल दिया ये vx है, क्या है ये, और ये कौन सा कंपोनेंट है, v1। क्या बात समझ में आई? साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, vx और vy। अरे vx की वैल्यू ऑफ थीटा पता ही नहीं तो साइन थीटा कैसे लिखोगे? थीटा पता होता तब लिखते ना कि साइन कौन सा होगा कॉस कौन सा होगा। तो ये vx और vy मान लिया, किसी टाइम t के बाद यहाँ पहुंच गया है। फिर से देखो मैं बार बार टेबल क्यों बना रहा हूँ, मैं एक टेबल में सारा काम खत्म कर सकता था, मैं बार बार टेबल इसलिए बना रहा हूँ कि आप यूज्ड टू हो जाओ कि टेबल बनाते कैसे हैं और क्या क्या डेटा लिखना होता है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वर्टिकल डायरेक्शन। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है? वर्टिकल में जीरो, इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल में a कितना है? जीरो, वर्टिकल में माइनस वेरी गुड। किसी टाइम t के बाद हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी मान ली हमने? बराबर। वर्टिकल में क्या वेलोसिटी मान ली है उसी टाइम t में? अब तुम्हारी मर्जी, अगर तुम फिर से देखो, ध्यान से सुनना, पूछना मत दोबारा, कि अगर मैं चाहूं तो इसको माइनस वी भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं माइनस वी? हमें पता है क्योंकि हमने पाथ निकाल लिया है, y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए हमें पता है कि ऐसे नीचे जाएगा। और ऐसे अगर नीचे जाएगा तो इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट नीचे ही आएगा। तो क्या करूं मैं, माइनस मान के करूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए माइनस मान लो। तुम्हारी मर्जी। अगर मैं v और v मतलब हॉरिजॉन्टल में v निकालना चाहूं या वर्टिकल में निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? यार हॉरिजॉन्टल में निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर a नहीं है तो पार्टिकल की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना, तो क्या ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? ये हमेशा ही रहेगी यूं, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए जो पहले वेलोसिटी थी वही अब भी रहेगी। अरे हाँ बोलो। अब वर्टिकल में चला गया, जबरदस्ती हाँ मत बोल, ना आए तो पूछो। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो मुझे क्या क्या पता है बच्चों, u a t और चाहिए क्या v। क्या मैं ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ? तो v को हम क्या मानेंगे? माइनस वी वाई। u कितना है? 0। दिस इज माइनस जी टी। माइनस में माइनस को मार दिया, क्या वी वाई की वैल्यू आ गई जी टी। Therefore velocity vector, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसमें अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे इस पॉइंट पे v, तो v के दो कंपोनेंट कौन है? क्या एक है vxi का और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? vy माइनस j का। तो ये लिखा जाएगा माइनस vy। सही बात है? कोई दिक्कत? भाई ये लिखना तो आता है ना वेक्टर, या आई कैपिटल डायरेक्शन है या माइनस j कैप के, तो v के दो कंपोनेंट ऐसे आ गए। अब यहां मैंने लिखा v वेक्टर, तो क्या लिखा गया? vx की वैल्यू तो u है, माइनस vy कितना है? अब ये सब किसका इस्तेमाल करो पता है? वेक्टर्स का। अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो वेक्टर्स में एक और चीज पड़ी थी, डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी वेक्टर की? ये तो तुम्हारा वो आ गया ना कि v वेक्टर इज ui कैप माइनस gt j कैप। डायरेक्शन क्या होगी? तो मान लो ये वाला एंगल में थीटा मान लेता हूं,
तो इसी ट्राइंगल में अगर ये हमने थीटा मान लिया तो क्या ये वाली लाइन वी वाई को रिप्रेजेंट करेगी? tan थीटा क्या हो जाएगा? मतलब अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है v वेक्टर का तो क्या लिखूंगा? कोएफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर, और डायरेक्शन अगर मुझे दिखाना है तो उस वाले डायग्राम में जो थीटा लिखा है उस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या ये लिखा जाएगा vy बाई vx, यही लिखते हैं। तो tan थीटा क्या लिखा जाएगा जरा बताओ? vy की वैल्यू कितनी है? gt, vx कितना है? u। समझ में आया क्या? अरे वो कहते हैं tan अल्फा इज y बाई x, वही अल्फा को मैंने क्या मान लिया? अगर वो बोलता कि किसी टाइम t के बाद थीटा 30 डिग्री है तो भी ये क्या बनता? तो ये बनता v cos 30 जो तुम बोल रहे थे, और ये क्या बनता? v sin 30। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस वाज वेलोसिटी वेक्टर। अभी तक हमने क्या सीखा कि ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन कैसे होती है? y प्रोपोर्शनल माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। जो y प्रोपोर्शनल माइनस साइन आया है वही बताता है कि एक क्लोज्ड पैराबोला बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लोज्ड पैराबोला। फिर हमने निकाला इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एच माइनस वाई जे कैप, क्योंकि हम ओरिजिन ले रहे हैं जो सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। और फिर हमने सीखा वेलोसिटी वेक्टर क्या होती है? तो वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। अगेन मैं देखो यहाँ पे फार्मूले में रट्टा ये नहीं मरवा रहा हूँ कि ये मारो रट्टा, ये तो एक ये सब क्या है पता है? इनको तुम कॉन्सेप्ट में लिख रहे हो बट दीज आर क्वेश्चंस कम कॉन्सेप्ट। क्या है ये? क्वेश्चंस कम कॉन्सेप्ट। तो जो क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। दो और चीजें आएंगी, बोलो। मेरी मर्जी, अगर मुझे पूछे कितनी वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड ही निकालना होगा ना। चलो लास्ट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ठीक है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है वो बताओ मुझे। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जितनी देर तुम फ्लाइट में रहते हो। सही बात है ना? अगर एरोप्लेन में नहीं बैठ रहे तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा। टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जितने टाइम के लिए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हवा में है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने यू से ऐसे फेंका है, ये ऐसे जाके यहां आके गिरा, तो इस पॉइंट पर मैंने इसको यहां से फेंका है, t0 यहां है, मतलब यहां तक रुका हुआ था, अब ये हवा में आया। इसके बाद इस पॉइंट से हवा में हवा में हवा में हवा में हवा में हवा में क्या ग्राउंड में आ गया ये? तो इस पॉइंट पर ये ग्राउंड पर आ गया है, मतलब यहाँ का जो टाइम होगा वो t कहलाएगा, और इसी t को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल T को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब दूसरा पॉइंट लिखा है रेंज। रेंज का मतलब है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ से फेंका गया है, तो अगर इस पूरे लाइन में तुम कहीं भी जाओगे, क्या हर जगह पे x की वैल्यू 0 ही दिख रही है? तो तुम यहाँ से निकालो, यहाँ से बात तो एक ही है। तो इस पॉइंट से अगर मैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखूं तो ये रहा, और इसको r से दिखाते हैं, इसी को अपन बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। तो दो पॉइंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? एक एक करके मैं तुम्हें बता दूं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज है? द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज इन एयर। और दूसरा है रेंज, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या है? द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये दोनों चीज कैलकुलेट करनी है। अगेन मैं क्या बना लूंगा?
हाँ, अब टेबल मेरे साथ आप बनाओगे। अब सुनना ध्यान से, टेबल में बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है ये समझ में आना चाहिए। जब ये टेबल बना रहे हो तो उसमें तुम्हें क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बना रहे हो इस बार टेबल? इस बार तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए और रेंज चाहिए। अच्छा, सबसे पहले यू तो आएगा ही ना, यहाँ पे यू और यहाँ पर यू, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर। अब बताओ मुझे, जब कितने टाइम के लिए पार्टिकल को चलाना है? अभी टाइम ऑफ फ्लाइट टी टाइम के लिए चलाना है। टी टाइम के लिए चलाया तो भाई वाई में टी टाइम चलाया तो एक्स में भी टी टाइम चला होगा। इस टी टाइम में वाई में कितना चल लिया? वो यहां से फेंका गया था, यहां पहुंच गया, एक्स चला कि माइनस एच चला? वेरी गुड। कितना चल लिया? तो यहाँ चल लिया माइनस एच। वाई और एक्स में कितना चल लिया? हॉरिजॉन्टल आर। वाह, ये चाहिए था अपने को, रेंज और टाइम दोनों। बस अब मैं एक एक चीज निकालता हूं। अगर मैं बोलूं बच्चों कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन के साथ लिख रहा हूं। तो दिस इज टाइम for which object is in air। अब मुझे ये बताओ, ये वो टाइम है जिसके लिए पार्टिकल हवा में है, वो टाइम निकालना है। अब हॉरिजॉन्टल में भी टाइम दिख रहा है और वर्टिकल में भी। अगर ध्यान से पढ़ोगे, मैं पूरी पीएचडी करा रहा हूँ कि कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े, और नहीं पढ़ोगे तो रटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हॉरिजॉन्टल में भी टाइम दिख रहा है, वर्टिकल में भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट तो चाहिए। हॉरिजॉन्टल से निकालूं कि वर्टिकल से? अगर हॉरिजॉन्टल से निकालूंगा तो ए तो 0 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू u इनटू t। क्या तुम्हें r पता है क्या? t भी नहीं पता और r भी, तो हॉरिजॉन्टल से निकालना पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि उसमें दो वेरिएबल आ जा रहे हैं। अगर मैं वर्टिकल में जाऊं तो वर्टिकल में खाली टी अकेला वेरिएबल है। तुम्हें हाइट भी पता है, कितने हाइट से मैंने छोड़ा था? क्या पता है हाइट कि कहां से मैंने छोड़ा है? और क्या पता है? जी पता है, और u 0 ही है, तो खाली t वेरिएबल है। जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूं मैं, तो अलोंग वर्टिकल जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? क्या मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया है? बराबर ना? तो कौन सा फार्मूला लगा दूं? अब ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की। कुछ अलग पढ़ा रहा हूं क्या? तो इसीलिए फटाफट ये हो जाते हैं। s की वैल्यू माइनस वाई, ut 0 हो गया, ये हो गया माइनस हाफ जी टी। सॉरी मैम, ठीक, माइनस माइनस कट गए। क्या यहां से टाइम आ गया? अरे ये कहीं और पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि when object is dropped from a height and another is thrown horizontally from the same height, both will reach at the ground on same time। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जेई और नीट दोनों में इस पे सवाल आ चुके हैं डायरेक्ट। सर फिर से बोला तो आप लोग हॉरिजॉन्टल में फेंकेंगे, टेढ़ा फेंकेंगे।